नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई। 1857 की क्रांति करने के भारतीय लोगों की क्या मजबूरी थी, तो उस बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम 1857 की क्रांति वो भारत के किन किन क्षेत्रों में इसका फैलाव रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन से क्षेत्र में कम रहा, कौन से क्षेत्र में इसका असर ज्यादा रहा। तो हम सबसे पहले दिल्ली की चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफरी कर रहे थे। वैसे तो जो मुगल बादशाह थे वो केवल नाम मात्र के सम्राट हुआ करते थे, क्योंकि ये अंग्रेजों से पेंशन पर ही जीवन यापन कर रहे थे। साम्राज्य के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले हम दिल्ली की चर्चा करेंगे। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार हो गया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 11 मई को जब शहरी के लिए जो बहादुर शाह जगते हैं, तो उसी समय यहाँ जो क्रांतिकारी पहुंच जाते हैं और क्रांतिकारियों को देखकर बहादुर शाह जफर घबरा जाते हैं। उनको कोई ऐसा अंदाज नहीं था कि यहाँ कोई ऐसी क्रांति हो सकती है, क्रांतिकारी पहुंच सकते हैं। तो वहां के जो आगरा के गवर्नर हैं उनको सूचित करते हैं सबसे पहले तो। लेकिन बाद में जो क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको एक नेता के रूप में चुनना चाहते हैं, आप नेतृत्व करिए। लेकिन शुरुआत में तो बहादुर शाह जफर यहाँ नेतृत्व करने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में क्रांतिकारियों के द्वारा मनोनीत करने के बाद वो मान जाते हैं और अपने पुत्र जहीरुद्दीन को मुगल मिर्जा के नाम से सेनापति नियुक्त करते हैं। लेकिन वो इतने काबिल नहीं होते हैं, इस कारण बख्त खां को सेनापति नियुक्त किया जाता है और बख्त खां के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। और वो कमेटी 1857 की क्या डिसीजन लेने वो निर्णय करती है। उसके निर्णयों के अनुसार 1857 की क्रांति का संचालन किया जा रहा था। तो बख्त खां के सहयोग से बहादुर शाह सेकंड यानी बहादुर शाह जफर इसका संचालन किया और 20 सितंबर को हुमायूं के मकबरे से सम्राट को पकड़ लिया जाता है। मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा और पौत्र अबू बकर को गोली मार दी जाती है। यहाँ 20 सितंबर को दिल्ली में क्रांति खत्म हो जाती है। तो यहाँ ये काम करने वाला होता है हडसन, अंग्रेज सेनापति। तो ये सबसे पहले इन लोगों को आश्वासन देता है कि मैं आपकी जान बख्श दूंगा, आप में से किसी को मारा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ हडसन वादा खिलाफी करता है और 2 जो बहादुर शाह जफर के पुत्र होते हैं और एक पौत्र उनको गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद यहाँ एक बड़ी गिरी हरकत करता है हडसन। जो राजकुमारों के शरीर से खून बह रहा था, उस खून को अपने हाथों में भर के और पी लेता है और बोलता है कि अगर मैं इन राजकुमारों का खून नहीं पीता तो मैं पागल हो जाता है। ये वैसी हरकत है जैसी जो हल्दी घाटी का युद्ध था उस समय बदायूं ने की। बदायूं अकबर के समय का इतिहासकार था। तो वो भी एक घायल सैनिक जो हल्दी घाटी की युद्ध है, उस दौरान जब घायल सैनिक है उसके सीने को चीरता और उसका रक्त निकालकर अपने चेहरे पर और अपने बालों पर लगा लेता और फिर गाजी की उपाधि धारण करता है। वैसी हरकत यहाँ हडसन करता है। पहले तो वादा खिलाफी करता है कि जान बख्श दूंगा और 3 लोगों को यहाँ गोली मार देता है और फिर उनके बहते हुए रक्त को पी लेता और कहता अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं पागल हो जाता। और इसके बाद कत्लेआम किया जाता है, जिसका वर्णन बम्बई के गवर्नर एलिफिंस्टन ने किया है। तो यहाँ एलिफिंस्टन बोलते हैं कि आम पब्लिक को मारा गया और इतना बुरी तरह से मारा गया कि इससे पहले दिल्ली में इस तरह का कोई कत्लेआम नहीं हुआ था। इसके बाद देखो यहाँ क्रांति खत्म होने के बाद सम्राट पर मुकदमा चलाया जाता है और सम्राट का मुकदमा सुनने वाला जज होता है हैरियट और सजा क्या देता है, रंगों निर्वासित कर देता है सम्राट को।
तो रंगून निर्वासित करने का कारण क्या होता है कि यहाँ कभी भी मतलब जनता की सहानुभूति हो सकती है सम्राट के प्रति। तो अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई भी भविष्य में ऐसी कोई परेशानी अंग्रेजों के सामने आए जिससे जनता की सहानुभूति का सामना करना पड़े। तो भारत से बाहर ही इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और रंगून में इनके साथ जो इनकी रानी होती है ना, जिन्नत महल, ये भी जाती है। एक और रानी होती है ताजमहल। ये क्या करती है कि कलकत्ता तक तो साथ जाती है बहादुर शाह जफर के साथ, लेकिन कलकत्ता से वापस साथ जाती है। और इनके अलावा 2 पुत्रों को भी इनके साथ रंगून भेजा जाता है। तो ये ताजमहल रानी है तो कलकत्ता से वापस जाती है। ये जिन्नत महल है ना, वो इनके साथ यहाँ रहती है जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती। हालांकि ये अंग्रेजों से पत्राचार जरूर करती है कि सजा में कुछ छूट मिल जाए, उन्हें भारत वापस आने का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहादुर शाह जफर को तो सबसे ज्यादा दुख इसी बात का होता है कि मृत्यु के बाद भी उनको 2 गज जमीन नसीब नहीं हो पाती अपने वतन की। और 7 नवंबर 1862 को रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे झांसी। झांसी में विद्रोह 4 जून को होता है। और झांसी में जो विद्रोह है उसका नेतृत्व करती है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कौन होती है? गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई का ने संचालन किया। तो एक इनका देखो और नाम भी है मणिकर्णिका। इस नाम से फिल्म भी बन चुकी है, तो आप यहाँ ध्यान रखें कि इनका मूल नाम क्या होता है, मणिकर्णिका। और इस लक्ष्मीबाई के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। हालांकि रानी क्रांति शुरू होने के बाद भी यहाँ अंग्रेजों के संपर्क में रहती है और कहती है कि मुझे मेरा राज्य वापस दे दिया जाए। इनका जो राज्य था ना वो अंग्रेजों डल्हौजी के टाइम में गोद निषेध नीति के तहत हड़प लिया गया था, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी और गोद लेना इनके द्वारा निषेध कर दिया गया था। रानी जो लक्ष्मीबाई है उनको महलपरी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ 2 पर्सन बन सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, मूल नाम मणिकर्णिका, और इनको महलपरी के नाम से भी जाना गया। और इन्होंने एक नारा दिया था, खलक खुदा का, मूलक बादशाह का, हुक्म रानी का। मतलब जो बहादुर शाह जफर थे ना, 1857 की क्रांति शुरू होने के बाद सब जो देसी राजा हैं भारत के, उनके साथ पत्राचार करते हैं और कहते हैं कि आप सहयोग करिए और क्रांति खत्म होने के बाद सभी के अधिकार वापस लौटा दिए जाएंगे। तो यहाँ जो बहादुर शाह जफर के विचार हैं उनसे प्रभावित होकर ये रानी यहाँ ऐसा नारा देती है। 17 जून को ह्यूरोज और स्मिथ की संयुक्त सेना से लड़ती हुई रानी यहाँ शहीद हो जाती है ग्वालियर में। पहले तो झांसी में युद्ध होता है। झांसी का किला जब निकल जाता हाथ से, तो ये कालपी में रहते हैं, कालपी में लड़ाई करते हैं। कालपी में रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों को शपथ दिलाती है कि जब तक जान रहेगी तब तक हम यहाँ लड़ते रहेंगे, यहाँ से भागेंगे नहीं मैदान से। लेकिन कालपी भी यहाँ अपने इनके हाथ से निकल जाता है, तो फिर ग्वालियर पर अधिकार कर लेते हैं। ग्वालियर में इनका सहयोग करता है तात्या टोपे। इनका मूल नाम होता है रामचंद्र पांडुरंग। ये महाराष्ट्र के मराठी होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहने लग जाते हैं। तो इनका जो मूल नाम है, इनका तो आत्मा रामचंद्र पांडुरंग है और इनका मणिकर्णिका है। ये नाम उपनाम जरूर याद रखें आप।
रानी की मृत्यु पर फिरोज ने एक कथन बोला था, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। मतलब जब युद्ध क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई मारी जाती है तो मरने के बाद यहाँ जो फिरोज है वो बोलते हैं, जो मेरे सामने सो रही है वो स्त्री भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है। क्योंकि यहाँ पहले झांसी में अंग्रेजों से सामना करती है, उसके बाद रानी है जो कालपी में उनका संघर्ष का सामना करती है, और अंत में ग्वालियर में मर्दाना कपड़े पहन के युद्ध मैदान में लड़ती हुई रानी मारी जाती है। उसके बाद देखो हम अवध के बारे में। अवध ये झांसी का तो गोद निषेध के तहत डलहौजी ने हड़पा था राज्य, और अवध है उसको क्या बोल के हड़पा गया, कुशासन का आरोप लगाया गया। तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया गया। कब हड़पा गया? 1856 में। और जो यहाँ के अवध के नवाब होते हैं वाजिद अली साहब, इनको पेंशन देके कलकत्ता भेज दिया जाता है, और ये बिना किसी प्रतिशोध के यहाँ बड़ी आसानी से जो वाजिद अली साहब हैं कलकत्ता चले जाते हैं। तो जो यहाँ अवध की जनता थी उनका जो नवाब के प्रति था प्यार था वो ज्यादा बढ़ जाता है। वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस को नवाब घोषित करके युद्ध का संचालन किया। तो देखो यहाँ वाजिद अली साहब को तो कलकत्ता भेज दिया जाता है और पेंशन शुरू कर दी जाती है। तो ये तो यहाँ रहते हैं, तो 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो बेगम हजरत महल है वो अपने पुत्र को नवाब घोषित कर देती है और 1857 की क्रांति में सम्मिलित हो जाती है। हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में चर्चा की कि इन्होंने अंग्रेजों से वार्ता की कि उनका राज्य लौटा दिया जाए तो वो जो क्रांति में सम्मिलित नहीं होंगी। ऐसा यहाँ बेगम हजरत महल ने भी किया। लगातार अंग्रेजों से ये वार्ता कर रही थी कि किसी तरह उनका राज्य वापस मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। और अंत में यहाँ जो बेगम हजरत महल है उनको भी क्रांति में सम्मिलित होना पड़ता है। इस समय विद्रोह के समय चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। क्योंकि इसको ब्रिटिश प्रांत बना दिया गया तो यहाँ चीफ कमिश्नर की तो आवश्यकता होगी ना, तो उसमें यहाँ से भी पर्सन बन सकता है। हेनरी लॉरेंस इस समय चीफ कमिश्नर था। विद्रोह के दौरान मारे गए अंग्रेज अधिकारी। यहाँ सबसे बड़ा विद्रोह का केंद्र अवध ही था, क्योंकि अवध की जनता बढ़ चढ़ कर युद्ध में भाग ले रही थी। आम सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी यहाँ युद्ध में बहुत बड़ा भाग ले रही थी। तो 3 अंग्रेज अधिकारी यहाँ मारे जाते हैं, जनरल नील, हेवलॉक और लॉरेंस। देखो हेवलॉक और आउटरम लखनऊ रेजिडेंट को जीतने का असफल प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये हेनरी लॉरेंस है जो बचाने का कोशिश करता है अंग्रेजी राज्य को, लेकिन यह नहीं बचा पाता तो ये मारा जाता है। उसके बाद देखो ये हेवलॉक और आउटरम दोबारा कोशिश करते हैं इस रेजिडेंट पर अधिकार करने का, लेकिन यहाँ हेवलॉक मारा जाता है और अधिकार नहीं कर पाता है। अंत में 21 मार्च 1858 को कोलिन कैम्पबेल जो अंग्रेज सेना अंतिम क्रांति के दौरान अंतिम सेनापति था, ये 21 मार्च 1858 को कोलिन कैम्पबेल अवध पर अधिकार कर लेता है। और जो बेगम हजरत महल है इनको भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह इनको महकपुरी के नाम से जाना जाता था। एक अनुमान के मुताबिक अवध में करीब 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। उनमें से 50
50,000 तो सैनिक होते हैं, 50,000 तो, और 1 लाख के करीब आम जनता मारी जाती है। फिर देखो कानपुर, कानपुर में आंदोलन शुरू होता है 5 जून 1857 को, और इनका भी एक उपनाम है धोदूपंथ। नाना साहब के नेतृत्व में तात्या टोपे की सहायता से, मतलब ये इनका सेनापति होता है नाना साहब का, तात्या टोपे। तो इस दौरान मतलब यहाँ झांसी में भी इनकी मदद करता है रानी लक्ष्मीबाई की, और इनका यहाँ नाना साहब की भी सेनापति के रूप में ये सहायता करता है। 27 जून 1857 को विद्रोहियों ने अंग्रेजों को मार डाला। ये एक कत्लेआम जैसी घटना थी, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र थे उनसे अंग्रेजों के अत्याचार की जो सूचनाएं मिल रही थे, जिस कारण यहाँ के सैनिक आक्रोशित हो जाते हैं, आम जनता आक्रोशित हो जाती है। तो 27 जून को विद्रोहियों ने अंग्रेजों को मार डाला, जो भी अंग्रेज उनके हाथ लगा उनको मार डाला। और 15 और 16 जुलाई को बीबीगढ़ नामक स्थान पर अंग्रेजों का कत्लेआम किया जाता है। कुछ बच्चे, करीब 115 बच्चे और औरतें होती हैं, इनको नाना साहब पहले तो बचा देता है, लेकिन बाद में विद्रोह को ऑर्डर दे देता है कि इनको मार दिया जाए। तो यहाँ जो 115 बच्चे और औरतें और इनके अलावा कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं, उनको मार के कुएं में भर दिया जाता है। क्रांति के समय नाना साहब है, उन्होंने फ्रांस के राजा को पत्र लिखा। अंग्रेज सरकार के पत्र में क्या लिखा? अंग्रेज सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो यहाँ ये कथन देखकर पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। और फ्रांस के उस समय राजा होते हैं नेपोलियन तृतीय। और 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैम्पबेल कानपुर पर अधिकार कर लेता है। और अधिकार होने के बाद नाना साहब कहां चले जाते हैं? नेपाल। और नेपाल में निर्वासित जीवन जीते हैं। इनके साथ इनका जो एक भाई था बाला, वो भी नेपाल चला जाता है। और यहाँ छूट गया जो ये महकप्री है, ये भी हारने के बाद कहां चली जाती है? नेपाल। इसी नेपाल महकप्री भी चली जाती। महकप्री यानी बेगम हजरत महल। और रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं। और जो बहादुर शाह जफर हैं उनको कहां भेज दिया जाता है? रंगून। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। अब हम जगदीशपुर के बारे में चर्चा करेंगे। जगदीशपुर है ये बिहार के आरा जिले में आता है। और यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने संचालन किया। इनको बिहार का शेर कहा गया, क्योंकि ये एक के बाद क्षेत्र जीतते गए। बिहार के क्षेत्र जीतने के अलावा उन्होंने यूपी के कुछ क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। इसी दौरान वे युद्ध में जख्मी हो जाते हैं। और उसी जख्म की वजह से यहाँ देखो 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। चोट लग जाती है युद्ध के दौरान। उसी चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। फैजाबाद में कौन होता है संचालन करने वाला? एक मौलवी होता है, मौलवी अहमदुल्ला। इनका दूसरा नाम भी होता है सिकंदर शाह ने संचालन किया। इन्होंने जिहाद का नारा दिया। इन्होंने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध यानी धर्म युद्ध कहा।
जिहाद मतलब धर्मयुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध धर्मयुद्ध घोषित कर दिया। और अंग्रेज इनकी इस घोषणा से इतने ज्यादा मतलब घबरा जाते हैं कि इनको पकड़ने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा करते हैं। बाद में इनको एक व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी जाती है। रुहेलखंड या बरेली, यहाँ क्रांति का संचालन खान बहादुर खान यानी बख्त खान करते हैं। खान बहादुर शाह सेकंड ने इन्हें सूबेदार बनाया। अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी। मतलब जो बहादुर शाह जफर हैं वो तो इनको सूबेदार नियुक्त करते हैं, लेकिन बाद में युद्ध खत्म होने के बाद ये पकड़े जाते हैं और अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दे दी जाती है। यहाँ अंग्रेज बरेली में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने के लिए हिंदुओं के लिए 50,000 रुपए अलॉट करते हैं कि इन रुपए जो पैसे है इनका खर्चा हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काने के लिए किया जाए। लेकिन यहाँ एक भी रुपया खर्च नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं भड़क पाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा देखो हमने नाना साहब के बारे में पढ़ा, तो नाना साहब को पकड़ने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो भी बचकर निकल जाते हैं, कोई नहीं पकड़वाता उनको। नेपाल में जो अपना जीवन है अंतिम समय वहां ही बिताते हैं। बेगम हजरत महल भी नेपाल में गुमनाम से जिंदगी जीती है। इसके अलावा राजस्थान में भी कई भागों में क्रांति का असर काफी होता है। उनमें प्रमुख होता है कोटा, और यहाँ आंदोलन का संचालन करने वाले होते हैं मेहराब खां और जय दयाल, और इनके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो हम 1857 की क्रांति राजस्थान में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम जो इसके क्रांति की असफलता के कारण क्रांति अपने प्रयासों में कितनी सफल रही, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।